नमस्कार। ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम हरिवंश राय बच्चन का साहित्यिक परिचय पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत उनके जीवन, व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में हम जानकारी लेंगे। तो काव्य में कवि का संपूर्ण व्यक्तित्व अभिव्यक्त होता है। कवि की जीवनी का कवि के काव्य के अध्ययन में एक विशिष्ट महत्व होता है। तो जीवनी, व्यक्तित्व और जीवन दर्शन ये सब एक दूसरे से संबंधित हैं और इन तीनों का काव्य साधना में महत्वपूर्ण योगदान है। इसलिए कवि के व्यक्तित्व और कृतित्व को समझने के लिए उसके क्रियात्मक जीवन, संघर्ष, सुख दुख, संकल्प, स्वभाव, इन सब का अध्ययन आवश्यक होता है। तो जैसे कवि संवेदनशील सामाजिक प्राणी है और बहिर्जगत की जो घटनाएं हैं वो भी उसको प्रभावित करती रहती है, इसी तरह से कवि के जीवन के जो उतार चढ़ाव हैं उनको देख करके उसके जो क्रियाकलाप हैं, उसके विशिष्ट संबंध हैं, उनके द्वारा हम उसकी जो सृजन प्रक्रिया होती है या उसकी जो मनोदशा है उसका हम भली भांति परिचित हो सकते हैं उससे, या उसका परिचय हम प्राप्त कर सकते हैं। तो हरिवंश राय का जन्म 27 नवंबर 1907 को प्रयाग में हुआ था और किसी भी नए कवि की प्रसिद्धि के लिए कवि सम्मेलन एक अच्छा माध्यम माना जाता है। तो हरिवंश राय बच्चन भी इससे अछूते नहीं रहे और मधुशाला जो इनकी रचना है उसके पूरी हो जाने के बाद हरिवंश राय बच्चन की प्रसिद्धि जो है पूरे देश में फैल गई। तो एक बार 1933 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में कवि सम्मेलन हुआ। तब हरिवंश राय बच्चन जो थे वो एक अनजाने कवि थे। अपनी बारी आने पर वह झूम झूम कर मस्ती से जब उन्होंने अपने कंठ से मधुशाला को स्वर के साथ सुनाना प्रारंभ किया तो जो सभी श्रोतागण थे वो झूम उठे। फिर प्रशंसा का बाण टूटा और वाह वाह तालियों की गड़गड़ाहट शुरू हुई। दूसरे दिन भी कविता का पाठ हुआ, सभी आत्मविभोर हो गए। तो नरेंद्र शर्मा ने इनके बारे में कहा है कि हरिवंश राय बच्चन ने पहली बार सहृदय श्रोताओं के जमघट में घुसकर के धड़ल्ले से मधुस्फोट किया है। और प्रेमचंद ने इनके बारे में कहा है कि मद्रास के लोग अगर किसी हिंदी कवि का नाम जानते हैं तो वह है हरिवंश राय बच्चन। उसके बाद 1934 में दिल्ली के लाल किले के मैदान में हिंदी साहित्य सम्मेलन का अधिवेशन हुआ था। तो कवि सम्मेलन होली का हुड़दंग बना हुआ था। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद के जो रचना है चुभदे चोपदे, वो भी लोगों को चुप न कर सके। तो एक तरुण ने स्वयं मंच पर आकर के अपना कविता पाठ शुरू किया और वो तरुण कौन थे? हरिवंश राय बच्चन। फिर 1937 में इन्होंने पहली बार बरेली कॉलेज में एक सम्मेलन में ये आए थे और वहाँ इन्होंने कविता पाठ प्रारंभ किया था। तो लोग प्रत्येक कविता के बाद वाह वाह और का शोर करने लगे। तो हरिवंश राय बच्चन की जो रचना है मधुशाला, प्याला, हाला, इस पार उस पार, पांच पुकार, बुलबुल और पगध्वनि, ये अनेक कविताएं उन्होंने उस सम्मेलन में सुनाई थी। तो मधुशाला के एक प्रशंसक जो एक विद्यार्थी था उसने आत्महत्या की और बरेली के प्रोफेसर ज्ञान प्रकाश जौहरी ने हरिवंश राय बच्चन पर अंग्रेजी में 3 लेख लिख करके प्रकाशित किए। तो अब भारत के लोग मधुशाला के कवि हरिवंश राय बच्चन के पीछे दीवाने हो गए थे। तो छायावादी कविता के उस युग में मुहावरेदार जनभाषा में कविता लिखने के कारण हिंदी के महारथियों ने उनको उनकी जो रचना है मधुशाला उसको लोकप्रिय बना दिया। तो दुनिया में प्रत्येक कवि को अपनी रचना छपाने की बड़ी उत्सुकता होती है। तो सत्य प्रकाश की जो पत्रिका है हिंदी विज्ञान, उसमें हरिवंश राय बच्चन का पहला लेख और उनकी रॉबर्ट ब्राउनिंग की प्रोपाइज की पैराडी जैन हॉस्टल की मैगजीन में छपी थी। तो उनका ये प्रथम प्रकाशन था। इससे उन्हें बहुत खुशी हुई
तो ये जो कविता थी जब सभा में सुनाई गई तब हरिवंश राय बच्चन को जनता की वाहवा मिली। बाद में इसको इन्होंने हरिवंश राय बच्चन को मधुशाला के कवि के रूप में जाना जाने लगा। उसके बाद यूनिवर्सिटी प्रतियोगिता में भी हरिवंश राय बच्चन की जो कहानी है हृदय की आंखें, तो ये प्रेमचंद जिसके संपादक थे हंस पत्रिका के, उसमें ये छपी थी। तो ये भी एक प्रोत्साहन की बात थी। कहानी संग्रह का प्रकाशन न होने पर उनकी पहली कृति जो थी 13 हार, ये कब छपी थी? जनवरी 1932 में। और सर्वप्रथम कृति प्रकाशित होना उनके लिए एक हर्ष का विषय था। उसके बाद जो पत्रिकाएं हैं जैसे चांद पत्रिका, वीणा पत्रिका, हंस पत्रिका और एक और पत्रिका थी विश्वामित्र। तो इन पत्रिकाओं में जो इनकी रचना है 13 हार, इसकी बहुत प्रशंसा हुई और इन सब से कवि को बहुत प्रोत्साहन भी मिला था। फिर इन्होंने जो खयाम की मधुशाला है उसके 10 पद उस समय चांद पत्रिका के संपादक ने पहली बार और बाद में चांद में छपाए थे। तो दिसंबर 1933 की जो सरस्वती पत्रिका है उसमें इनकी 10 रुबाइयाँ मधुशाला छपी थी। उसके बाद हरिवंश राय बच्चन ने अपना आर्थिक व्यय करके एक सुषमा निकुंज की ओर से मधुशाला को छपवाया था और तुरंत ही वो जो रचना है मधुशाला ये बिकने लगी थी। उसके बाद वो भी खयाम की मधुशाला छप गई। तो ये तो है हरिवंश राय बच्चन के जीवन का एक परिचय। अब हम उनके व्यक्तित्व के परिचय के बारे में जानकारी लेंगे। तो हरिवंश राय बच्चन जी का जो व्यक्तित्व है कई व्यक्तियों का संयोजन है। वे एक साथ एक युग दृष्टा, शब्द शिल्पी, रसवादी कवि, शैलीकार, उत्तम गायक, कहानीकार, निबंधकार, अनुवादक, आत्मा कथा लेखक, संस्मरणकार, समीक्षक, शोधकर्ता, पत्र लेखक, गीतकार, भूमिका लेखक, नाटिका लेखक आदि हैं। तो उनके व्यक्तित्व के इन विविध गुणों का जो परिचय है वो संक्षेप में हम देखेंगे। तो हरिवंश राय बच्चन आधुनिक हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ कवि हैं। कवि का सारा जीवन विपत्तियों से, संघर्षों से और कठिनाइयों में बीता। तो विषम से विषम परिस्थितियों में भी उन्होंने एक युग दृष्टा कवि की तरह हिंदी साहित्य को समर्थ किया। तो कवि का दीपक देश के लेखकों से, देश के कवियों से आह्वान करते हुए उन्होंने साहित्य के लिए बहुत योगदान दिया। तो उनकी जो रचना है निशा निमंत्रण, एकांत गीत और आकुल अंतर, इसमें कवि का जो वियोग है और उसकी जो समस्त मानव जाति को वो विगलित कर देती है। तो फिर भी उनका काव्य प्रवाह जो है मानव जाति को आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देता है। तो हरिवंश राय ने अपनी आस्था के कारण ही जो इनकी रचना है चिता की राख और जीवन के कण, इसको वो खोज निकालते हैं। तो इसलिए जीवन संघर्ष में पड़े हुए हरिवंश राय बच्चन जी मरण के मंगलमय रूप का साक्षात्कार भी कर चुके हैं। तो हरिवंश राय बच्चन जी मानव महिमा और जीवन गायक कवि हैं। उनके लिए मनुष्य सब जगह महान है। उनके लिए उनके काव्य में जीवन और मानव के अनेक रूप देखने को मिलते हैं। तो ये एक राष्ट्र प्रेमी कवि हैं। उनकी स्वतंत्र प्रियता, देश की रक्षा की जो भावना है, स्वाभिमान और ओजस्वी वाणी राष्ट्र की हुंकार बन करके गूंजी है। तो अग्निपथ पर कदम बढ़ाए चलने की शपथ राष्ट्र के लौह संकल्प में परिणत हो चुकी थी। इसलिए उनके बंगाल का अकाल में क्रांति और खादी के फूल, इसमें करुणा और व्यथा का स्वर सुनाई देता है। तो हरिवंश राय बच्चन ने सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक कुरीतियों को
अपनी रचनाओं में लिपिबद्ध किया और एक निबंधकार के रूप में इनके जो अनुभव है, चिंतनशीलता और जीवन जगत के प्रति जो इनका लगाव है, उन सब का साक्षात्कार इनके निबंधों में देखा जा सकता है। तो इन्होंने अपना जीवन दर्शन, युग जीवन, युग बोध और सामाजिक और साहित्यिक गतिविधियों का प्रामाणिक अंकन उसमें किया है। तो इन निबंधों में हरिवंश राय बच्चन जी का जो मानवीय स्तर है, मानवीय आस्था है, जीवन के प्रति जो इनका एक गहरा विश्वास है, वो उसमें दिखाई देता है। तो इनमें राग तत्व के साथ अनायास ही एक कवित्व भी उभर करके आ गया है। उनकी जो गद्य शैली है उसके बारे में हम कहें तो वो एक सरल वाक्य रचना और सीधी सरल भाषा और स्पष्ट संवाद उसमें देखा गया है। और अनुवादक के रूप में इनकी क्या भूमिका रही, तो मूल कृतियों की जो भाषा है और जो इनकी अनुदित कृतियों की भाषा है, इन दोनों ने हरिवंश राय बच्चन जो एक सूक्ष्म ज्ञानी के रूप में दिखाई दिए हैं। तो उनकी अनुदित कृतियों में मूल रूप से सदृश प्रवाह, रसात्मकता और पाठकों को मंत्रमुग्ध करने की एक अद्भुत क्षमता देखी गई। तो वे मूल कृतियों का या लेखक या कवि की भावनाओं के साथ वो घुल मिल गए। उनकी अनुदित कृतियों में मूल जो कृतियां हैं उनकी तरह ही प्रभाव देखा जाता है। और अब हम इनके जो आत्मकथा लेखक के रूप में इनका परिचय देखेंगे। तो हरिवंश राय बच्चन जो है आधुनिक हिंदी आत्मकथा साहित्य में एक यशस्वी आत्मकथा लेखक भी हैं। उन्होंने अपनी आत्मकथा बनाते हुए एक आत्मीयता से जनता को उसमें सहभागी बनाया। उनकी आत्मकथा में घटित जो प्रसंग है, संघर्ष है, वो हमारे जीवन के संघर्ष और प्रसंग कहीं ना कहीं देखे जा सकते हैं। तो उनमें उनके जो व्यक्तित्व का जो कोमल स्वरूप है और कठोर स्वरूप दोनों को उसमें देखा गया है। तो कवि और कवि की जो रचना प्रक्रिया है उसके बीच सूक्ष्म से सूक्ष्म संबंध जुड़ता हुआ देखा जा सकता है। और साथ ही उसमें हरिवंश राय बच्चन उस युग की सांस्कृतिक, साहित्यिक, राजनीतिक और राष्ट्रीय घटनाओं का लेखा जोखा भी वे प्रस्तुत करते हैं। और संस्मरणकार के रूप में उनका जो विचार है वो एक विचारक और समीक्षक रूप उसमें प्रकट हुआ है। तो उन्होंने संस्मरणात्मक लेखों में चुटीलापन और साफ गोई के साथ स्पष्ट रूप से उसमें हम देख सकते हैं। तो इन लेखों में आत्मीयता के साथ जो अपने जीवन का उद्घाटन उन्होंने किया है और जो एक पर्यवेक्षण शक्ति है उसका समावेश उसमें किया गया है। तो बात को रोचक ढंग से कहना अपनी एक विशेषता होती है और वर्ण्य वस्तु के साथ पाठक की जो सहानुभूति है वो अंत तक उसमें बनी रहती है। तो एक समीक्षक के रूप में इनका क्या योगदान रहा है। कवियों में सौम्य संत में हरिवंश राय बच्चन की एक आदर्श समीक्षक के रूप में उनको प्रस्तुत किया गया है और ये उनके एक सुदीर्घ अध्ययन का ही परिणाम है। तो इसलिए उनकी समीक्षा में सूत्र या सूक्तियाँ देखी गई है। तो उनकी इस कृति में अहोरूप, अहोध्वनि ये भाव नहीं है। तो उनमें सभी जगह तटस्थ रूप से उसमें संतुलन किया गया है। सीधी सरल मुहावरेदार भाषा शैली उनकी अपनी एक विशेषता है। और सुमित्रानंदन पंत के व्यक्तित्व कृतित्व की इन्होंने सम्यक रूप से आलोचना की है। तो ये उनकी समीक्षा का ही एक आधार कहा जा सकता है। तो हरिवंश राय बच्चन के व्यक्तित्व में बचपन से ही काव्य प्रतिभा का जो संस्कार था उसने कवि में मौलिक सूझ की उद्भावना की। बचपन में लिखी गई जो तुकबंदियाँ हैं उन्होंने इनकी काव्य भूमि के निर्माण में नींव की ईंट का काम किया। फिर भी प्रतिभा और साधना इनके सामंजस्य ने उन्हें एक काव्य व्यक्तित्व प्रदान किया जो वर्णन करने के योग्य है। हरिवंश राय बच्चन जी जो है वो राजनीतिक जीवन के पचड़े में कभी नहीं पड़े और वे उससे संबंधित जो प्रलोभन दिए जाते थे उनसे भी वे हमेशा अलग रहे हैं। तो मौका पाकर के उन्होंने कभी उसका लाभ नहीं उठाया। तो ये उनकी स्वाभिमानी प्रकृति और आत्मविश्वास का ही प्रमाण कहा जा सकता है। तो अपना व्यक्तिगत जो अंतर्वेदना है और पारिवारिक कर्तव्य है
उसका पालन करने की जो निष्ठा है और सक्रिय रूप से उनकी जो सहानुभूति का जो उत्तरदायित्व निर्वाह है वो हम उनमें देख सकते हैं, और उसी ने ही साहित्यिक साधना को उनके जीवन में प्रधानता दी है। तो हरिवंश राय बच्चन के जीवन का जो अंत है वो किसी न किसी बीमारी से वो त्रस्त रहे थे, फिर भी वे सदैव आगे बढ़ते रहे अपने जीवन में। तो एक बार उनको एक क्षय की बीमारी भी हो गई थी जो लुई कुने के उपचार से दूर हुई थी। फिर 1952 में इंग्लैंड प्रयाण के पूर्व इनको इन्फ्लुएंजा हो गया था। फिर 1962 में उनका जीवन जो है संकट में पड़ गया था, जिसके उपचार के लिए उन्हें मेजर ऑपरेशन करवाना पड़ा था। तो प्लूरिसी की बीमारी ने भी उनको कुछ दिन परेशान किया। फिर 1939 में उन्हें कटिशूल ने भी परेशान किया। फिर 1972 और 1973 में उनके दाहिने पैर में हर समय एक पट्टी बंधी रहती थी, तो बिना पट्टी के चलने फिरने में उनको बहुत पीड़ा होती थी। और जब वो विदेश जाते थे तब कुछ दिनों के लिए वो अस्पताल में उनको भर्ती होना पड़ता था, और पढ़ते समय भी उनकी आंखों में तकलीफ रहती थी, तो उनको कैटरेक्ट की या मोतियाबिंद की भी शिकायत हो गई थी। तो अपने जीवन काल में हरिवंश राय बच्चन ने अनेक छोटे मोटे ऑपरेशन भी हुए उनके। फिर भी उन्होंने 96 वर्ष की दीर्घायु जिंदगी जी करके अपनी वृद्धावस्था में 18 जनवरी 2003 को मुंबई में उनके जो पुत्र हैं अमिताभ बच्चन, उनके घर में उनका देहावसान हुआ। तो इस प्रकार एक और हरिवंश राय बच्चन साधारण परिवार में जन्म लेकर भी अपने अध्ययन व्यवसाय के दौरान और एक परिश्रम के बल पर सम्मान के अनेक मापदंडों को पार करते हुए एक प्रतिष्ठित शिखर पर पहुंचने में वो सफल हुए। और दूसरी ओर जीवन भर अनेक कठिनाइयों और संघर्षों से भी वे जूझते रहे। अंतिम समय तक वो संघर्षों से मुक्त नहीं हो पाए। तो हरिवंश राय बच्चन का जो जीवन है एक और यश और प्रतिष्ठा की उज्जवल गाथा है, तो दूसरी ओर संघर्षों और विपत्तियों की करुण कहानी है। अब एक बार उनके कृतित्व का हम संक्षिप्त रूप में परिचय देखेंगे। छायावादोत्तर काव्य के लोकप्रिय कवि हरिवंश राय बच्चन हालावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं, और इनका जो मधुशाला कविता संग्रह है वो इतना लोकप्रिय हुआ कि इनकी प्रसिद्धि जो है वो चरम शिखर पर पहुंच गई। तो कल्पनाशीलता और सामान्य बिंबों को संवार करके अपने गीतों में ही अपनी ही नहीं समाज की भी जो अभावग्रस्त व्यथा है उसको इन्होंने प्रस्तुत किया। गद्य के क्षेत्र में भी इन्होंने उतनी ही प्रतिष्ठा प्राप्त की जितनी एक कवि के रूप में उन्होंने प्राप्त की। तो इन्होंने अपने लेखनी से एक हिंदी साहित्य को एक नया आयाम दिया, जिसमें इन्होंने काव्य, अनुवाद, कहानियाँ, समीक्षा, आत्मकथा, पत्र लेखन, संस्मरण आदि इन्होंने प्रमुखता से लिखे हैं। तो इनकी जो कृतियां हैं उनमें प्रमुख हैं 13 हार जो 1932 में लिखी गई, प्रारंभिक रचनाएं भाग 1 जो 1943 में, और प्रारंभिक रचनाएं भाग 2 1943 में लिखी गई। फिर मधुशाला जो 1935 में लिखी गई, फिर मधुबाला 1936 में लिखी गई, फिर मधुकलश 1937 में लिखी गई, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, आकुल अंतर, सतरंगिनी, हलाहल, बंगाल का काल, खादी के फूल, सूत की माला, मिलन यामिनी, प्रणय पत्रिका, धार के इधर उधर, आरती और अंगारे, बुद्ध और नाचगर, त्रिभंगिमा, 4 खेमे 64 खूंटे, 2 चट्टाने, बहुत दिन बीते, कटती प्रतिमाओं की आवाज़, उभरते प्रतिमानों के रूप और जाल समेटा। और जो बाल कविताएं इन्होंने लिखी उसमें हैं जन्मदिन की भेंट, नीली चिड़िया, बंदरबाट, सोहम हंस और नई से नई, पुरानी से पुरानी। तो नई से नई 1974 से 83 तक लिखी गई थी। अतीत की प्रतिध्वनियाँ, मरघट, स्फुट रचनाएं। तो इस प्रकार इनका जो हरिवंश राय बच्चन का जो गद्य साहित्य है वो भी प्रारंभिक रचनाएं, तीसरा भाग कहानियाँ 1946 में लिखा गया, और कविता में सौम्य संत निबंध संग्रह है इनका
नए पुराने झरोके ये भी निबंध है इनका, टूटी छूटी कड़ियाँ ये भी निबंध है, और क्या भूलूं क्या याद करूं ये इनकी आत्मकथा है। तो क्या भूलूं क्या याद करूं जो इनकी आत्मकथा का जो पहला भाग है वो 1969 में लिखा गया था। तो इन्होंने अपनी आत्मकथा को 4 भागों में लिखा था। दूसरा भाग जो है वो है नीड़ का निर्माण फिर, इस नाम से उन्होंने लिखा 1970 में। फिर बसेरे से दूर 1977 में, और इनकी आत्मकथा का जो चौथा भाग है 10 द्वार से सोपान तक वो 1985 में इन्होंने लिखा। उसके बाद खयाम की मधुशाला, जनगीता, ओथेलो, उमर खयाम की रुबाइयाँ इनका इन्होंने अनुवाद किया था। और नेहरू राजनीतिक जीवन चरित्र इसका भी इन्होंने अनुवाद किया। 64 रूसी कविताएं इनका भी इन्होंने अनुवाद किया। और नागर गीता इसका भी इन्होंने अनुवाद किया। और एक हैमलेट नाम से इन्होंने अनुवाद किया था। तो इस प्रकार हरिवंश राय बच्चन का जो काव्य और गद्य साहित्य है वो एक प्रेरणास्पद है, इसलिए उनकी भाव संपदा, विचार भूमि और साहित्यिक प्रतिभा उन्हें एक आधुनिक युग का श्रेष्ठ कवि सिद्ध करती है। तो इस प्रकार हरिवंश राय बच्चन के व्यक्तित्व की विश्लेषणात्मक व्याख्या से ये स्पष्ट होता है कि भारतीय संस्कृति की विशेषताओं से संपन्न और उनके जो व्यक्ति गुण हैं उनसे देश की समन्वयशील जो सांस्कृतिक परंपरा है वे उसके प्रतिनिधि कहे जा सकते हैं। तो इस प्रकार आज की क्लास में हमने हरिवंश राय बच्चन के व्यक्तित्व, कृतित्व और उनके जीवन के बारे में पढ़ा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।